और अब नुकसानदेह थी तो एकदम जाहिर हो गई थी। इस इलाके का सरसरी जायजा मैंने लिया हुआ था और बड़ी गली के अलावा बाकी गलियां 9-10 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं थी। अब ना मालूम वो गली 9-10 फुट ही थी या ज्यादा चौड़ी थी। मैं रफ्तार कम किए बगैर आगे बढ़ता गया। आखिरी कदम मुंडेर पर पड़ा और गली का खला हवा में तैरते हुए मेरे कदम दूसरी छत से टकराए। गिरते साथ जिस्म की हरकत को जारी रखते हुए मेरे दोनों हाथ आगे बढ़े और छत पर लोट लगाता हुआ मैं दोबारा खड़ा होकर दौड़ पड़ा। अगली छत पर कूदते वक्त मुझे भी छत पर धप की जोरदार आवाज सुनाई दी थी। चंद मजीद छत्ते फलांगने के बाद करण चावला के पांव की आवाज नजदीक सुनाई देने लगी थी। तभी आगे मुझे एक और खला नजर आया और इस बार गली नहीं, खाली प्लाट था। मैंने कदमों की रफ्तार धीमी की और फिर एकदम मुड़कर घुटना उठा दिया। तेज रफ्तारी के बावजूद उसने कदम रोककर मेरे घुटने के सामने हाथ करने की कोशिश की, मगर उछटता हुआ वार उसके पेट में लग ही गया। तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उसने उछलकर मुझे टक्कर मारना चाहिए। मैं एकदम सामने से हटा, वो अपने झोंक में आगे बढ़ा। तभी मेरी लात उसकी तशरीफ से टकराई। वो ऊंधे मुंह गिरने लगा, मगर एकदम हाथ नीचे टेक कर वो लुढ़कता हुआ उठ गया। उसके संभलने से पहले मैंने उछलकर उसके पेट में लात मारने की कोशिश की, मगर वो संभल चुका था। जिस्म को दौरा करते हुए उसने मेरी ज़र्ब को हल्का किया। साथ ही उसके हाथ ने बर्क रफ्तारी से मेरी पिंडली पर गिरफ्त से चमाई और मुझे घुमाकर उछाल दिया। मैं लुढ़कता हुआ मुंडेर के करीब पहुंचा और किनारे पर हाथ जमाकर नीचे लटकते हुए कूद गया। जमीन पर पांव लगते ही मैं फिर भागा, मगर कदम 2 लेते ही करण के नीचे कूदने का धमाका सुनाई दे गया था। शायद 2-3 कदम दौड़कर उसने लंबी छलांग लगाई थी। शायद इसलिए कहा कि मुझे नजर नहीं आया था, अलबत्ता कमर पर उसके सर की भरपूर टक्कर लगी थी, जिससे अंदाजा यही हुआ कि उसने हवा में तैरते हुए वार किया था। मैं ऊंधे मुंह गिरा, एकदम करवट तब्दील करके मैंने दाएं टांग सुकेड़ी और चूं ही वो मुझे चापने को झुका, उसकी छाती पर रसीद कर दी। वो पीठ के बल गिरा। उसकी छाती पर सवार होते हुए मैंने जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर रसीद किया, मगर उसने गोनी सामने लाकर चेहरे को बचा लिया था। मैंने ताबड़तोड़ चंद वार किए, मगर उसके चेहरे को निशाना ना बना सका और फिर अचानक ही मेरे बाजू को गिरफ्त में लेते हुए उसने दूसरे बाजू के जोर से मुझे नीचे फेंका। अब वो ऊपर था। इसका पहला मुक्का खासी कुव्वत से मेरे जबड़े से टकराया। मेरे मुंह में खून भर गया था, लेकिन उसके दूसरे वार को मैंने कोहनी पर सहारा लिया। अगर दूसरा मुक्का भी लग गया होता तो मेरी मुदाफत दम तोड़ जाती। इसको मुसलसल मुक्कों को कोहनियों और बाजुओं पर सहार कर मैंने घुटने इकट्ठे किए और एकदम उसके दोनों हाथों को गिरफ्त में लेते हुए जोरदार टक्कर उसकी नाक पर रसीद की। उसके होंठों से हल्की सी सिसकी बरामद हुई। तेजी में सुस्ती का दखूल हुआ और मैंने उसे घुमाकर नीचे फेंका और दोबारा सवारी गांठ ली, मगर मेरे मुक्का मारने से पहले उसने टांगों और निचले धड़ को झटका देकर उल्टी कलाबाजी खाई। उसके सर के ऊपर से होकर अकबी जानिब जा गिरा। वो मेरे ऊपर से होता हुआ सीधा खड़ा हो गया था। मैंने तेजी से उठने की कोशिश की, मगर इतनी देर में उसने संभल कर मेरे चेहरे को निशाना बनाने की कोशिश की। उठने की वजह से उसकी लात मेरी छाती से टकराई। मैं कोलों के बल गिरा और उसकी अगली ठोकर लगने से पहले उल्टी कलाबाजी खाकर खड़ा हो गया था। तब तक वो मेरे पेट में मारने को लात घुमा चुका था। कोहनियों का क्रास बनाकर मैंने उसके जोरदार जर्ब को सहारा और इससे पहले कि वो पीछे खींच पाता, इसकी टांग पर दोनों बाजुओं की गिरफ्त बनाकर उसे जमीन पर दे मारा। लेकिन जो ही उसे छापने को झुका, उसने अपनी टांग ऑक्टोपस की तरह मेरी गर्दन से लपेट दी थी। मैंने फौरन दायां बाजू उसकी टांगों से गुजार कर गर्दन को बेपनाह दबाव से झटका दिया और फिर घुटनों पर जोर देकर उसे ऊपर उठाया और एकदम उसकी पीठ जमीन पर थे मारी। इसी वक्त हम तेज रोशनी में नहा गए थे, मगर रोशनी ने हमारी लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाया था। मैं दोबारा पहले वाली हरकत दोहराकर उसकी पीठ जमीन से टकराई। उसके पांव की गिरफ्त खुद ब खुद मेरी गर्दन पर ढीली पड़ गई थी। एकदम सर को उसकी टांगों से निकालते हुए मैं पीछे हुआ और इससे पहले कि वो उठ पाता उसे चाप लिया, मगर गिरफ्त जमाने से पहले उसने बाजुओं से पकड़कर मुझे घुमा कर नीचे कर लिया था। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी, वो ममता दीदी की आवाज थी। बज़ाहिर वो वक्त आन पहुंचा था कि एक पहन के सामने एक जानिब भाई और दूसरी जानिब वतन और महबूब के चुनाव का मरहला था। अगर बात सिर्फ मेरी और करण चावला की होती तो वह जरूर मखमसे में पड़ जाती, मगर देश की मोहब्बत उसके नस नस में भरी थी। मुझे जरा भर भी उम्मीद नहीं थी कि वो गोली चलाते हुए झिझकेगी। अलबत्ता हम दोनों गुत्थम गुत्था थे। करण चावला सख्त जान हरीफ था और उम्मीद यही थी कि मेरे मुकाबले को उसे किसी की मदद नहीं लेना पड़ती। जीत का हमा उसके सर पर चकरा रहा था। मैं खातिर खां मुजाहमत कर रहा था, लेकिन मेरी जंग जारहाना की बजाय मुदाफाती थी, क्योंकि मेरी तरजीह लड़ाई के बजाय फरार होना था। ममता दीदी चिल्लाई, राज राही पीछे हो जाओ दोनों। मगर इस वक्त लड़ाई छोड़ना करण चावला के लिए नहीं, मेरे लिए नुकसानदेह था। लुढ़कनियां खाते हुए मैं ऊपर हुआ। मेरा जोरदार घोंसा निशाने पर लगा था। करण का सर जमीन से टकराया। मेरा अगला घोंसा भी इसी रफ्तार से नीचे आया, मगर उसने कोहनी आगे कर ली।
2-3 मुख्य कोनियों पर रोककर उसने मेरे हाथ थाम लिए थे। उसकी कोशिश मुझे दूर उछालने की थी। तभी हमें अलहदा न होते देखकर ममता दीदी जरा करीब हुई। एक और गाड़ी नजदीक पहुंच गई थी। मैंने सुराग से फैसला करते हुए जोर लगाकर करण चावला का सर ममता दीदी की जानिब मोड़ा। इसकी टांगों पर से जिस्म का दबाव कम करके उसे मौका दिया कि मुझे पीछे उछाले, और मेरी तदबीर कामयाब रही थी। करण चावला ने बिजली की ससुराल से मेरे पेट पर पांव टिकाया और मुझे पीछे उछाल दिया। जमीन पर लोड लगाते हुए मैं ममता दीदी के करीब हुआ। इस वक्त वो चाहती तो मुझे गोली मार सकती थी, मगर इनकी हत्तुल वसे कोशिश यही थी कि मुझे जख्मी ना होना पड़े, तभी नजरअंदाज कर गई, और ये शफकत उन्हें महंगी पड़ी थी। एकदम झपटते हुए मैंने पिस्तौल छीना और उछलकर उनसे दूर हटा कि वो मुझसे लिपटकर काबू करने की मुझे कोशिश कर सकती थी। इतना तो उन्हें भी यकीन था कि मैं कम अज कम उन पर गोली नहीं चलाऊंगा। वहां पहुंचने वाली नई कार से 2 अफराद बरामद हुए। दोनों के हाथों में पिस्तौल थे। खबरदार, वो जोरदार अंदाज में धाड़े, मगर उनके मुंह से अल्फाज और मेरे पिस्तौल के नाल से गोली एक साथ निकली थी। मुसलसल 2 मरतबा लबलेबी दबाकर मैंने उनके पिस्तौल वाले हाथों को कामयाबी से निशाना बनाया और जानबूझकर पिस्तौल के बजाय हाथों पर गोली मारी ताकि वारसी तौर पर नाकारा हो जाए। मुझे नाकामी नहीं हुई थी। तेज कराहों से उन्होंने जख्मी हाथों को बगल में दबा लिया था। राज नहीं, ममता दीदी मेरी जान तोड़ी। झुकाई देकर मैंने जान बचाई। साथ ही मेरी नजरों ने करण चावला को ढूंढा। मेरे हाथों में पिस्तौल आते ही उसने दीवार की आड़ लेने को छलांग लगाई थी, और जब मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तब तक वह आड़ ले चुका था। उसे निशाना बनाने की कोशिश फजूल थी। नई आने वाली कार के अगले पहियों पर एक एक गोली जाया करके मैं फौरन ममता दीदी की कार की तरफ भागा कि फरार होने का इससे सुनहरी मौका नहीं मिल सकता था। ममता दीदी भी मुझे पकड़ने को दौड़ी, मगर उनके करीब आने से पहले मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। अफरा तफरी में कार को चलता छोड़कर नीचे उतरी थी। कार की बत्तियां रोशन थीं। पिस्तौल जेब में डालकर मैंने हैंड ब्रेक आजाद की और गियर लगाते हुए एक्सीलेटर पर पांव दबा दिया, मगर तब तक ममता दीदी दौड़कर अंदर घुस आई थी। राज, कार रोको, तो मैं कह रही हूँ रोको कार, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे हाथों से स्टीयरिंग छीनने की कोशिश करती हुई उनकी धमकियां बेचारी नहीं। मैंने उन्हें जवाब देने के बजाय कार को तीसरे गियर में डाला और एक्सीलेटर मुकम्मल दबा दिया। सड़क करीब ही थी, लेकिन मैं इत्मीनान से ड्राइव नहीं कर पा रहा था। ममता दीदी की कोशिश से कार लहराई। इन्हें लगा मैं कहीं ठोक दूंगा। स्टीयरिंग छोड़कर वो पीछे हटी। साथ ही उनका जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर लगा। राज, बेशरम, बेहया, कार रोको। गुस्से से मारे हुए थप्पड़ में भी चाहत पहना थी, वरना वो तरबियत याफ्ता थी। थप्पड़ के बजाय कराटे का दाव भी आजमा सकती थी। मुसलसल 2-3 थप्पड़ खाकर भी जब मैंने कम करने के बजाय कार की रफ्तार बढ़ा दी तो वो दोबारा स्टीयरिंग पर चपटी और फिर कार को डगमगाता पाकर मुझे बाजू में भरने की कोशिश करने लगी, ताकि स्टीयरिंग से हाथ छूटने पर मैं रुकने पर मजबूर हो जाऊं। हम सड़क पर चढ़कर फरलांग भर आगे आगे थे। अगर फौरी तौर पर ममता दीदी का हल न करता तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार करवा देना था। एक्सीलेटर से पांव हटाकर मैंने ब्रेक दबाई और हैंड ब्रेक खींचकर ममता दीदी के हाथों को थाम लिया। राज, तुम्हें मेरे सर की कसम, भागना छोड़ो और नीचे उतरो। वादा करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। हमने बस बरतानवी चुड़ैल को पकड़ना है, यकीन करो मेरा। हाथों को मेरी गिरफ्त से आजाद करवाने की जहद करते हुए वो मुसलसल बोल रही थी। वो लड़ाई बढ़ाई की माहिर थी, मगर मुझ पर हाथ नहीं उठा रही थी। न मैं उन्हें चोट पहुंचाना चाहता था और चोट पहुंचाए बगैर उनसे जान छुड़ाना नामुमकिन लग रहा था। वो मेरे पास तो पिस्तौल भी मौजूद था, लेकिन ममता दीदी के खिलाफ पिस्तौल निकालने का मतलब अपनी गर्दन पर साना था। मैं तो इन पर गोली ना चला सकता, शायद वो देश की मोहब्बत ऐसा कर गुजरती। इस छीना छपटी में अचानक एक तरकीब ज़हन में आई। मैंने फौरन उन्हें बाहों के घेरे में ले लिया। बिलाशुबा वो बहुत ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत जिस्म की मारी थी, मगर उनसे लिपटते वक्त मुझे हमेशा यूं ही लगता था जैसे पुप्पो जान या अम्मी जान के गले लगने पर एहसास होता है। दीदी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? इनके ज़हन को भटकाने की खातिर मैंने गुफ्तगू जारी रखी, ताकि इन्हें पता न लगे कि क्या कर रहा हूँ। कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। इंडिया सरकार आपकी मुलाजिम नहीं, मालिक है। और मेरे बोलने से उनकी मुजामत हल्की हुई। इन्हें लगा एक भाई बहन को गले लगाकर जज्बाती धोस चबाने की कोशिश कर रहा है, मगर मेरा मंसूबा कोई और था। हल्का सा उचक कर मैंने कमर से उनके कोट को पकड़ा और एकदम कोट को ऊपर की तरफ खींचा और उनके सर से गुजार कर कोट सामने ले आया। साथ ही कोट को चक्कर देकर उनके हाथों को मजीद चक्कर दिया, यूं कि उनके बाजुओं से कोट नहीं उतरा था। बिल्कुल आखिरी लम्हे में उन्होंने मचल कर मेरी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर देर हो चुकी थी। वो मेरे बाजुओं के घेरे में थी, इसलिए कोट को उतार या पहन नहीं सकती थी। फैशनेबल फिट कोट को उतारने पहनने में वैसे भी जरा सी दिक्कत होती है, और इस वक्त तो कोट ने हथकड़ी की तरह उनके हाथों को जकड़ लिया था और मैंने मौका नहीं दे रहा था कि वो कोट उतार फेंके या पहनकर हाथों को आजाद करा लें। इन्हें बाजुओं ही में जकड़े हुए मैं दरवाजे की जानिब खिसका और दरवाजा खोलकर उन्हें साथ लिए नीचे उतर गया। वो जान छुड़ाने को जोर जोर से मचल रही थी, साथ ही रूहानसा होकर बोलने लगी, राज, बेशरम, बेहया, बहुत फिटोगे। अब मुझसे रायत की तवक्का न रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेहतर होगा शराफत से मेरे साथ चलो। इन्हें आराम से सड़क पर बिठाकर मैं बर्क रफ्तारी से कार में घुसा और दरवाजा फौरन कुफल कर दिया। कोट ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड ही उन्हें उलझा सका था और वो कलील वक्त मेरे लिए काफी था।
वो दरवाजे के हैंडल से पकड़कर मुसलसल झटके देते हुए मुझे पुकार रही थी। राज रुको, मैं तुम्हें कह रही हूँ रुक जाओ प्लीज, मान जाओ तुम्हारी जान खतरे में है। वो बावली होकर दरवाजे से चिमटी थी। अचानक उन्हें ख्याल आया और कार को सामने से रोकने को वो आगे बढ़ी। अगर यह ख्याल उन्हें पहले आ जाता तो मेरे लिए मसला खड़ा कर सकती थी। तब तक मैं स्टीयरिंग पर बैठकर हैंड ब्रेक को आजाद करके कार आगे बढ़ा चुका था। चंद कदम साथ दौड़कर उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की और फिर कार आगे निकल गई। इसके बाद भी मुझे आवाज देकर चीखते हुए भागते रही। आगे सड़क साफ थी और वाहन से जल्द अज जल्द दूर जाना ही मुझे बचा सकता था। शायद इनकी दूसरी कारों ने गली के दूसरे सिरे को गिलाफ किया हुआ था ताकि मैं इस जानिब से ना भाग सकूं। यह भी मुमकिन था वो इन खोलियों में लौरा ब्राउन की तलाश में लगे होते। आग बुझाने की कोशिशों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल कुछ भी था, इनका इकट्ठे मेरे लिए नुकसानदेह साबित होता। करण चावला को खुद पर एतमाद था, बिलाशुबा उसका एतमाद बेजा न था। अगर ममता दीदी हमाकत न करती और अपने साथियों का इंतजार करके उन्हें मुझे जकड़ने का मौका दे देती तो मैं अब तक हिरासत में होता। सड़क पर मुसलसल आगे बढ़ना किसी तौर मुनासिब न था। इनके लिए सड़क पर ताकुब करना और नाका लगाकर मेरी हरकत को रोकना नहायत आसान था। इसलिए जितनी जल्दी मैं सड़क छोड़ देता बेहतर था। 1.5-2 किलोमीटर आगे आते ही मैं सड़क से उतरकर चौड़ी गली में घुस गया। लेकिन सिर्फ सड़क से उतरना भी मसले का हल नहीं था। वो राह की कार थी और इसमें आला निशानदेही इंडिकेटर की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता मेरी कोशिश सिर्फ जल्दी से इस इलाके से बाहर निकलना था। 3-4 गलियों से गुजरने के बाद भी कोई सफर का मुतबादल जरिया नहीं मिला था। रात चूंकि काफी भी चुकी थी, इसलिए गलियों में नकलो हरकत न होने के बराबर रह गई थी। मेरी कोशिश किसी मोटरसाइकिल सवार को शिकार करने की थी, मगर मोटरसाइकिल वाला कोई ना मिला। अलबत्ता एक कार को देखकर मैंने किस्मत आजमाई का फैसला कर लिया और अपनी कार चौड़ी गली के एक तरफ करते हुए नीचे उतरा। सामने से आने वाली कार करीब पहुंच गई थी। मेरे हाथ उठाने पर उसने फौरन ब्रेक लगाई थी। वजह यही थी कि मैं जिस शानदार कार से उतरा था उसका मालिक उचक्का या निचले दर्जे का डकैत नहीं हो सकता था। शीशा नीचे करके उसने बाहर झांका। वो एक खुश शक्ल लड़की थी। सफेद कोट देखकर मुझे अंदाजा लगाने में देर ना हुई। कंडक्टर थी और अपनी शिफ्ट खत्म करके आ रही थी। उसने सर पर काले रंग की गर्म टोपी रखी हुई थी, जबकि इसी रंग का मफलर नुमा दुपट्टा उसके गले में पड़ा था। जी, वो मुस्तफसर हुई। थोड़ा सा पेट्रोल मिल जाएगा? जो मुझे पेट्रोल पंप तक पहुंचाते। मैंने तासुर दिया गोया मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया है। मैं बराह रास्त पेट्रोल खत्म होने का भी कह सकता था, लेकिन हत्तुल वसे मेरी कोशिश यही होती कि झूठ ना बोलूं। गो आम जिंदगी में झूठ एक लानत और गैर इखलाकी और घिरी हुई हरकत है, मगर जासूस की जिंदगी में हर दम ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं कि झूठ बोलना उसके लिए नागुज़ीर हो जाता है। लेकिन ऐसे हालात में भी मैं अल्फाज के चुनाव पर ध्यान देता था कि झूठ बोलने की बजाय मुखातिब के दिमाग में मनचाहा मतलब घुसेड़ूं। इसने दफी में सर हिला। मुआज़रत खां हूं भाई, मैं दरख्वास्त गुजार हुआ, किसी करीबी पेट्रोल पंप तक ले जा सकती हैं? उसके याकूती होंठों पर रस्मी मुस्कुराहट उभरी। भाई ड्यूटी खत्म करके आ रही हूँ और सख्त थकी हुई हूँ, आप थोड़ा आगे चले जाएं, सड़क ज्यादा दूर नहीं है, वहां से टैक्सी या लिफ्ट मिल जाएगी। मुझे पहले से यही उम्मीद थी, किसी औरत का अजनबी मर्द को लिफ्ट देना काफी मुश्किल था। कीमती कार की वजह से रुकी जरूर थी, लेकिन उससे ज्यादा एतमाद वो नहीं कर सकती थी। क्षमा चाहता हूँ बहन जी, लेकिन मजबूरी है। मैंने एकदम पिस्तौल निकाल कर उस पर तान दिया। क्या चाहते हो? उसकी आंखों में खौफ उभरा। मैं इत्मीनान से बोला, सिर्फ लिफ्ट। वो अकलाते हुए बोली, भाई मैं एक डॉक्टर हूँ, अवाम की खिदमतगार, ड्यूटी से आ रही हूँ, क्या अपने खिदमतगारों को यूं तकलीफ दी जाती है? मैं इत्मीनान से बोला, लिफ्ट लेना कौन सी तकलीफ है? आप अवाम के खिदमतकार हैं और मैं थोड़ी सी खिदमत ही का मुत्तकाजी हूँ। वो लड़ से बोली, आप बेशक कार ले जाएं, मगर मैं वादा करता हूँ जरा सी भी तकलीफ नहीं दूंगा। आप मेरे लिए बहन की तरह काबिल एहतराम है। भाई के लिए चंद किलोमीटर सफर की जहमत कर लें। वो गड़गड़ाई, प्लीज। यकीनन वो इस लम्हे को कोस रही होगी जब मेरे लिए कार रोकी थी उसने। सुना नहीं? पिस्तौल के नाल से मैंने उसे ड्राइविंग सीट छोड़ने का इशारा किया। वो जल्दी से दूसरी सीट पर मुंतकिल होगी। मुझे माफ कर देना, नदामत भरे लहजे में कहते हुए मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार आगे बढ़ा दी। वो अपने हाथ इस तरह अंदाज में मरोड़ रही थी। यकीन करो, मजबूर ना होता तो आपको कभी तकलीफ ना पहुंचाता। दरहकीकत मेरी जान को खतरा है। मेरी कार को दुश्मन पहचानते हैं, इसलिए आपकी कार में बैठना पड़ा, और जो ही कोई टैक्सी वगैरह नजर आई आपको जाने दूंगा। गहरा सांस लेती हुई खामोश रही। शक होने के बावजूद वो यकीन करने पर मजबूर थी। थोड़ा आगे जाते ही मैं दूसरी गली में मुड़ा जो आगे जाकर सड़क से मिल रही थी। आपका नाम पूछ सकता हूँ? इसे मानूस करने और झिझक दूर करने को मैंने खुद ही बातचीत शुरू की। दोस्ताना बातचीत से उसका खौफ किसी हद तक दूर किया जा सकता था। मुनासिब नहीं तक जब तक टैक्सी ना मिलती वो बेचारी अज़ियत में मुबतला रहती। यह भी मुमकिन था चलती गाड़ी से छलांग लगा देती या पुलिस वगैरह की जीप देखकर मदद को पुकारना शुरू करती थी। वो धीरे से बोली, डॉक्टर सुजाता मुखर्जी। मैंने अगला सवाल पूछा, किस चीज़ की डॉक्टर हैं? वो सादगी से बोली, इंसानों की। मैं बेइख्तियार कहका लगाकर हंस पड़ा। वो चींपते हुए बोली, मेरा मतलब मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने बज़ाहिर संजीदगी से कहा, आजकल तिब के शोबे ने बहुत तरक्की कर ली है, तो क्या कोई ऐसी दवाई भी ईजाद हुई है जो किसी की यादों को बिल्कुल खत्म नहीं तो कम अज कम मध्यम कर सके? उसको होठों से हैरानी भरा जी निकला था।
मैंने वजाहत की, मुझे अपनी बीवी बहुत प्यारी है और आजकल बहालत मजबूरी हमारे दरमियान आर्जी दूरी पैदा हो गई है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि चंद माह के लिए उसे भुला सकूं? उसके लबों पर मध्यम से मुस्कुराहट उभरी। यकीनन आपको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। मैंने मुंह बनाया। बेजारी भरे भाषण सुनने से बेहतर है हालात से समझौता कर लूं। वो साफ गोई से बोली, मैं भी तो सुकून आवर दवाई के अलावा कोई सहायता नहीं कर सकती। चूंकि मेरा मकसद उसे अजियत भरी सोचों से छुटकारा दिलाना था, इसलिए ला यनहल और बेकार मौजू पर गुफ्तगू जारी रखी। इस दौरान हमने 3-4 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था। एक बस स्टॉप पर 2 टैक्सियां खड़ी नजर आईं। मैं रफ्तार धीमी करके कार सड़क से उतारी और उनसे कुछ आगे जाकर रोक दी। उतरने से पहले मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या अपनी गर्म टोपी और दुपट्टा मुझे दे सकती हैं? वो हैरानी से कहलाई, किस लिए? मैं मुतबस्सुम हुआ। यकीनन निशानी नहीं मांग रहा, बाहर सर्दी ज्यादा है और उम्मीद है एक डॉक्टर को कंटोप खरीदने में दिक्कत ना होगी। सीधा कहें चेहरा छुपाने को दरकार है, मानिकेज अंदाज में कहते हुए उसने गर्म टोपी और मफलर नुमा दुपट्टा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरे नरम और दोस्ताना लहजे में बातें करने से उसकी झिझक और परेशानी दूर हो गई थी। टोपी सर पर रखकर मैंने दुपट्टा मफलर के अंदाज में चेहरे के गिर्द लपेटा। डॉक्टर साहब, हो सके तो माफ कर देना, आपका कीमती वक्त लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब टैक्सी नजर आ गई है तो आपको मजीद तंग करना नहीं चाहता। मैंने उतरने को पर तोले। बात सुने। मेरा दरवाजा खोलने से पहले उसने आवाज दी। जी। मैं हैरानी से मुड़ा। कैबिन बत्ती बंद होने की वजह से उसका चेहरा वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था। यादों से छुटकारे की दवा तो नहीं बनी, अलबत्ता खुद को मसरूफ रखने से वक्ती तौर पर अफाका जरूर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने मुसलसल बातों से न सिर्फ मेरा खौफ दूर किया बल्कि मुझे चोट लगने से भी महफूज रखा। और यकीनन ये दरियाफ्त आप खुद पर आजमा रहे होंगे। एक लम्हा तो आकुफ करके उसने गहरा सांस लिया। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं दरवाजा खोलकर छलांग लगाने का फैसला तकरीबन कर चुकी थी। डॉक्टर साहब, मेरे बहालते मजबूरी आपको तकलीफ थी, वरना किसी अवामी खिदमतकार को जहामत देने का मैं सोच भी नहीं सकता। आपका औरत होना मुझे मजीद नादम करने वाला था और बेशक मुझे खदशा था कि कहीं आप चलती कार से कूद न जाए। उसे कुरीद हुई। मुझे नहीं लगता कोई दहशतगर्द इतना सुलझा हुआ और ख्याल रखने वाला हो सकता है। मीडिया झूठ बोल रहा है या आप न तजर्बाकार दहशतगर्द हैं। वो मुझे पहचान गई थी। मीडिया ने मेरी तशहीरी इतनी की थी कि असल हुलिया में किसी के साथ भी थोड़ा वक्त गुजार लेता उसने पहचान लेना था। महंसा, ये वो सवाल है जो आपको पहले पूछना चाहिए था। अब तो अलहदा होने का वक्त आ गया। वो फलसफियाना लहजम बोली, किसी के बारे में जानने का इश्तियाक और उसे इस्तफसार का हौसला तभी होता है जब अजनबियत की दीवार गिरने के साथ बेतकल्फी का दाइया भी पैदा हो जाए। खैर, अजनबियत की दीवार गिराने में आपको जरा सी देर हो गई है, इसलिए बाकी बातें अगली मुलाकात के लिए छोड़ देते हैं। मुझे लगता है आपको चंद मिनट मजीद कार से नहीं निकलना चाहिए। सड़क की तरफ मेरी पीठ थी। इसका अंदाज ऐसा नहीं था कि मोड़कर ना देखता। सड़क पर 2 काली कारें, उनके अक्कम में पुलिस की 3 जीपें गुजर रही थी। कारें और एक जीप रुके बगैर आगे निकल गईं। अलबत्ता पुलिस की 2 जीपें टैक्सी के करीब रुकी थी। एक पुलिस वाला टैक्सी ड्राइवरों से बात करने लगा, दूसरी का रुख हमारी कार की तरफ हो गया था। मेरा हाथ जेब में रिंगा। इन्हें कत्ल या जख्मी किए बगैर भागना मुमकिन नहीं था। इनकी तादाद 10 थी और मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि पिस्तौल में कितनी गोलियां बाकी बची हैं। सुजाता सराज से बोली, हमें बाहर निकले बगैर सीट बदलना होगी। सोचने का वक्त नहीं था। मैं फौरन डैशबोर्ड को पकड़कर दूसरी तरफ पहुंचा और वो नीचे से खिसक कर ड्राइविंग सीट पर आ गई। इस दौरान हमारे इज्साम का लम्हा भर को इत्तेसाल हुआ था, लेकिन हालात की नजाकत दिमाग पर काबिज थी। पुलिस के रद्दमल पर क्या करना था इस बारे में कुछ सूझ नहीं रहा था। इम्कान गालिब यही था कि मेरी वर्जिश का दूसरा राउंड शुरू होने वाला था। पुलिस राह एजेंसी के साथ मददगार बनी थी और यकीनन हंगामा शुरू होते ही वो ने फौरन से पहले मुतल्ला करते, तुम दिल का मरीज हो और हम एम्बुलेंस के लिए रुके हुए हैं। दूसरी सीट पर मुंतकिल होते ही डॉक्टर सुजाता धीमे मगर तेज लहजे बोली और अपनी जानिब का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। इसका बाहर निकलना मेरे लिए नुकसानदेह था, क्योंकि मैं इसे यरगमाल बनाकर भाग सकता था। मुझसे दूर जाकर वो बासानी मुझे पकड़वा सकती थी। हमारी मुखबिर पर अच्छे खासे इनाम का वादा इंडिया सरकार ने कर रखा था, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। डॉक्टर सुजाता के रद्दमल से पहले हरकत करना मुनासिब ना होता। भगवान का शुक्र है आप आ गए। डॉक्टर सुजाता वारफ्तगी से कहते हुए 2 कदम भरकर सिपाही के करीब हुई। देश के मुहावजों को देखकर कितनी खुशी होती है ये आज पता चला। वैसे मैं 7 हाइट अस्पताल की डॉक्टर सुजाता मुखर्जी हूँ। मुसलसल बोलते उसने बेतकल्फी से मुसाफिर को हाथ बढ़ा दिया। इसका लड़की होना, डॉक्टर होना, पुलिस वाले की तारीफ करना, इसकी आमद पर शुक्रगुजारी के कलमात अदा करना और फिर उससे मुसाफा करना, ये तमाम ऐसे तीर थे कि एक भी हदफ से खता नहीं गया था। ये नवासियात पुलिस वाले सिपाही के दिमाग में पवस्त होकर उसकी सोच पर काबिज हो गई थी। कार का जायजा लेना उसे भूल चुका था। वो खुशदिली से बोला, खैरियत डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्यों रुकी हैं? डॉक्टर सुजाता तफसील बताते हुए बोली, मेरे साथ एक हार्ट का पेशेंट है, इसे आशीर्वाद हार्ट हॉस्पिटल पहुंचाना है। अस्पताल से निकलते वक्त जल्दी की ख्वाहिश में एम्बुलेंस का इंतजार न कर पाई कि वो दूसरे मरीज को छोड़ने गई हुई थी। अब रास्ते में मरीज को ज्यादा तकलीफ होने लगी तो मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि खसूसी एम्बुलेंस के अलावा इसे हरकत देना मुनासिब ना होगा। अब एम्बुलेंस को घंटी करके इनका इंतजार कर रही थी। हमारे लायक क्या खिदमत है। चाहे सिपाही उसकी मुकम्मल सहायता किए बगैर नहीं लौटना चाहता था।
मैं बस इन टैक्सी ड्राइवरों से डरी हुई थी। आप तो जानते हैं अकेली लड़की के लिए ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। तभी आपको देखकर मुसर्रत हुई। उम्मीद है आप यहाँ घंटा आध घंटा जरूर रुकेंगे। महाराज कितनी तफ्तीश बकाया है। यकीनन पुलिस वाले के साथियों को जल्दी थी। हम प्रेमी जोड़ों को तंग करने नहीं निकले। या फजूल याद बाद में होती रहेंगी। फिलहाल निकलने की कोशिश करो। वो मुआज़रत खान लहजे में बोला, डॉक्टर साहब मुआज़रत, मगर हमारे पास रुकने का वक्त नहीं है। किसी मुजरिम का पीछा कर रहे हैं। अलबत्ता फिक्र न करो, मैं टैक्सी ड्राइवरों को तंबीह करके जाऊंगा। किसी में इतनी जरूरत नहीं कि शरीफ डॉक्टर को छेड़ सके। अपना मोबाइल नंबर बताते जाओ कि मैं जरूरत पड़ने पर कॉल कर सकूं। सुजाता अपने ड्रामे को हकीकत का रूप देने पर तुली थी। करख्त लहजे में पुकारा गया, मुकेश के बच्चे वक्त जाया न करें। आ गया सर। अपने सीरियो को कहकर वो जल्दी जल्दी अपना मोबाइल फोन नंबर सुजाता को लिखवाने लगा। कॉल करके अपनी खैरियत से आगाह करती रहना, कोई परेशानी ना हो। फिर भी अपने साथी की तरफ जाते हुए भी उसकी हदायत जारी रही। उसके जीप में बैठने तक सुजाता वहीं खड़ी रही और फिर वापस कार में आके मैं तहसीन अमेज लहजे में बोला, आप तो अच्छी खासी अदाकारा भी हैं। वो खुशदिली से बोली, मुंबई में हर लड़की पहले अदाकारा और फिर किसी और शोबे से ताल्लुक रखती है। हेरोइन बनने का शौक बचपन ही से हमारे दिमाग में कुलबुलाने लगता है। अलबत्ता कामयाबी खाल ही किसी के नसीब में लिखी होती है। मैं मुताज्जुब हुआ, MBBS डॉक्टर होकर आप एक घटिया पेशे को अफसल जान रही हैं। वह हसरत से बोली, कामयाबी की महाराज दौलत, शोहरत और इज्जत समझी जाती है। जिसे तीनों हासिल हो जाएं उसकी खुशकिस्मती और बुलंद बख्ती में किसी को शक हो सकता है। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के सर पर इन तीनों देवियों का साया है। मैंने फजूल मौजू से जान छुड़ाई कि एक गैर मुस्लिम पर इस्लामी तालीमात ठोसना इतना भी आसान नहीं होता। आपको ढेर सारा धन्यवाद कहकर मुझे जाना होगा। फुमानी खैर लाजिम बोली, अगर रास्ते में दोबारा पुलिस से टकराव हो गया फिर गौ मैं कह सकता था कि इंडिया में गुज़िश्ता चंद माह से मुझे पुलिस एजेंसियों और शुक्ला के कुत्तों से बचाने वाली डॉक्टर सुजाता नहीं थी। लेकिन ये बहुत सख्त अल्फाज थे और किसी ऐसे शख्स को जो खलूस दिल से मेरे काम आ चुका हो, यह कहना सरासर ज्यादती थी। मैंने उसे जबरदस्ती बेआराम किया था, बल्कि खतरे में डाला था। उसकी वजह से पुलिस वालों से जान छूटी थी। जरा सी तारीफ या हौसला अफजाई से मेरी इज्जत में कमी ना आती। इंकसारी से बोला, कोई और डॉक्टर सुजाता मिल जाएगी। इंडिया में काफी असल हीरो हेरोइनों से वास्ता पड़ चुका है। मेरी तारीफ ने उसे खुश करने के बजाय उदास कर दिया था। काश मैं सचमुच की हेरोइन होती, मगर हकीकत तो यह है कि मेरे पास खुद पर फख्र करने को कोई वजह मौजूद नहीं है। अलबत्ता गहरा सांस लेते हुए उसने लम्हा भर तवक्कुफ किया और फिर बात बदलते हुए पेशकश की, कहाँ जाना है, चाहो तो मैं छोड़ आती हूँ। आपको ज़ामत होगी। मैंने रस्मी इनकार मुनासिब समझा कि पहले ही उसका काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुका था और वैसे भी मेरा कोई ठिकाना नहीं है। क्या मुझे जल्दी से छोड़कर लौट आएगी? तो उसने ख्याल जाहिर किया गोया आपका मकसद है वक्ती तौर पर छुपने का ठिकाना ढूंढना है। ऐसा ही है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वह एतमाद से बोली, चंद दिन के लिए ठिकाना दे सकती हूँ। मैं शस्तर रह गया था, मगर आप एक ऐसे शख्स को क्यों ठिकाना देंगी जो इंडिया सरकार का मुजरिम है और पकड़ा गया तो आपको जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। फौलकित से तंज से बोली, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पुलिस से भी तो बचाया है और तब भी पकड़ी जाती तो मुश्किल में फंस सकती थी। उसका हाथ पकड़ते हुए मैं नादम लहजे में कहा, मैं आप पर शक नहीं कर रहा। वह एतमाद से बोली, शक की कोई वजह भी नहीं बनती। घर वालों से क्या कहेंगी? इत्मीनान से बोली, वह मेरा मसला है। मैं अंसा, मसला तो खैर मेरा है।